हेलो एंड नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि बिल्कुल बेहतरीन, जिंदाबाद और ज़बरदस्त होंगे। साथियों, मैं शिवम यादव एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे और आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद शिवम पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने यूट्यूब पर डिटेल्ड वन शॉट सीरीज स्टार्ट किया है जिसमें हर एक चैप्टर के कंप्लीट कंसेप्ट आपको बताए गए हैं, वो भी कम से कम टाइम में। ठीक है बेटे, आज के इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे रियल नंबर्स और वो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ में। उम्मीद करता हूँ आज का ये वीडियो आपको पसंद आएगा। तो चलिए बेटे शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे रियल नंबर्स के बारे में और जितने भी टाइप्स ऑफ नंबर्स हैं, जो बेसिक्स है क्लास नाइन्थ में आपने नंबर सिस्टम के अंदर जो भी पढ़ा है, उन सारी चीज़ों के बारे में हम समझेंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिए बेटे। सबसे पहले जो आपके रियल नंबर्स हैं वो जनरली रैशनल और इरेशनल दो पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़े जाते हैं। ठीक है बेटे, रैशनल नंबर क्या होता है? जनरली रैशनल नंबर का मतलब होता है ऐसे नंबर जिन्हें आप पी बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, और इरेशनल नंबर क्या होता है? जिन्हें आप पी बाई क्यू फॉर्म में लिख नहीं सकते हैं। ठीक है, रैशनल नंबर के अंदर हमें यहाँ पर 5 टाइप्स ऑफ नंबर के बारे में पढ़ना पड़ता है, जिसमें से 3 तो आपके नंबर्स हैं। ठीक है, जो कि जनरली नॉन डेसिमल है, और यहाँ पर जो 4 और 5 टाइप है डेसिमल नंबर्स में काउंट होंगे। ठीक है, सबसे पहला जो नंबर है वो नेचुरल नंबर होता है, जिसके बारे में सभी को पता है। जनरली जो काउंटिंग नंबर्स होते हैं बेटे, अगर हमें किसी चीज़ को काउंट करना है तो हम क्या करते हैं? 1 से स्टार्ट करते हैं और आगे तक काउंट करते जाते हैं। तो 1 से लेकर के आगे के सारे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर्स। बात करता हूँ बेटे होल नंबर्स की, तो होल नंबर में जीरो और इंक्लूड हो जाता है, और जीरो से इन्फिनिटी तक सभी नंबर क्या होते हैं? आपके होल नंबर्स। होल नंबर यानी कंप्लीट नंबर्स, पूरे नंबर्स। ठीक है, तीसरे नंबर पर बात करता हूँ मैं इंटीजर्स की। इंटीजर्स क्या होते हैं बच्चे? हमारे जितने भी आपके नेचुरल नंबर थे उनके नेगेटिव भी यहाँ पर इंक्लूड हो जाते हैं। नेचुरल नंबर के नेगेटिव यानी -1, -2, -3 टिल इन्फिनिटी। ठीक है, नेगेटिव इन्फिनिटी तक हम नंबर लेते हैं, और साथ में पूरे होल नंबर्स यहाँ पर इंक्लूड हो जाते हैं, यानी जीरो से लेकर के इन्फिनिटी तक। ठीक है, डेफिनेशन इस तरीके से हो सकती है। बाकी आपको समझ आ रहा है कि इंटीजर क्या होते हैं बेटे? जीरो से लेकर के इन्फिनिटी तक नंबर, और जीरो के लेफ्ट हैंड साइड में सारे के सारे नेगेटिव नंबर्स भी हम लेंगे इंटीजर में। ठीक है जी, चलिए। अब सवाल यह है कि जो तीनों टाइप सर आपने बताए, इसमें पी बाई क्यू फॉर्म कहाँ पर है? तो ये तीनों के तीनों जो हमने टाइप पढ़े बेटे, इन तीनों टाइप्स में हम नीचे डिनोमिनेटर में 1 लगा करके इन्हें पी बाई क्यू फॉर्म में लिखते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर -2 है, तो -2 के नीचे अगर मैं 1 लगा देता हूँ तो ये क्या हो जाएगा? पी बाई क्यू फॉर्म में हो जाएगा बेटे। ठीक है, आगे मैं बात करता हूँ चौथे नंबर पर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन की। जैसे मैं यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेता हूँ बेटे। मान लीजिए मैं डिवाइड कर रहा हूँ, लेट से 16 को मैं डिवाइड करने जा रहा हूँ किससे? 5 से। ठीक है, तो 16 को अगर मैं 5 से डिवाइड करता हूँ तो क्या आएगा? 5 3 ज़ा 15, रिमाइंडर 1 बच जाएगा, पॉइंट लगाऊंगा तो 10, तो 5 2 ज़ा 10, यानी आंसर आ जाएगा 3.2। चेक कर सकते हैं आप। ठीक है, तो जब मैंने 16/5 को सॉल्व किया तो मेरा आंसर आ गया 3.2। एग्जैक्ट आंसर आया है, कोई भी रिमाइंडर इसमें नहीं बचता है, रिमाइंडर आपका जीरो आ जाएगा। तो जब रिमाइंडर जीरो आ जाए, डेसिमल के बाद में नंबर आपका एक परफेक्ट आपको नंबर मिल गया 2। ऐसे नंबर्स को टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन बोलते हैं, जिसमें डेसिमल के बाद में जो नंबर है वो रिपीट नहीं करता और आराम से रुक जाता है, वहीं पर आंसर आ जाता है आपका। क्लियर है क्या बेटे? अगला है अपना नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर्स। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर्स क्या होते हैं बेटे? अगला अपना है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। नॉन टर्मिनेटिंग में क्या होता है? जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेता हूँ आपके लिए। लेट से 70 को हमें 11 से डिवाइड करना है। तो बेटे अगर मैं 70 को 11 से डिवाइड करता हूँ तो आप क्या देख रहे हैं? 11 6 क्या हो गया? 66। भाई माइनस क्या बचा? 4, यहाँ पर डेसिमल लगा लिया, आ गया 0। 11 3 क्या आ गया बच्चे? 33। 40 में से 33 जाएगा तो 7 बचेगा, और आगे 0 लगा लेंगे दोबारा। 70 हो गया क्या? अगेन 11 6 66 हो जाएगा, तो 70 में से 66 गए, फिर से 4 बच गया, फिर 0 लगा लिया, डेसिमल था ही। 11 3 फिर 33 आ गया, फिर 7 बचा। तो आप देख रहे हैं 36 36 36 नंबर आता ही जा रहा है, रिमाइंडर कभी जीरो नहीं हो रहा, और डेसिमल के बाद नंबर रिपीट कर रहा है। जब डेसिमल के बाद नंबर रिपीट करने लग जाए तो उसे बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। और बच्चे यहाँ पर जो ये नंबर रिपीट कर रहा है ना डेसिमल के बाद में, जैसे ये 36, तो इसके ऊपर हम बार लगा देते हैं, तो आंसर आ गया मेरा 6.36 बार। आंसर क्या आ गया मेरा? 6.36 बार। क्लियर है क्या? ये बात हो गई सारे रैशनल नंबर्स की। ये जो 5 हमने नंबर्स पढ़े, जिसमें से 2 डेसिमल एक्सपेंशन पढ़े, चौथा जो कि टर्मिनेटिंग था, जिसके अंदर हमारा रिमाइंडर 0 बच जाता है बेटे, और डेसिमल के बाद में नंबर रिपीट नहीं करता, एग्जैक्ट आंसर मिल जाता है। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, इसमें क्या होता है? डेसिमल के बाद नंबर रिपीट करता रहता है और रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं आ पाता है। ठीक है, लेकिन नंबर बार बार रिपीट करता है। क्लियर है क्या? ऊपर के 3 ईजी हैं।
आगे बात कर रहे हैं इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं। बेटे इर्रेशनल नंबर जिन्हें आप पी बाई क्यू फॉर्म में लिख नहीं सकते। सबसे पहले आप पढ़ेंगे पाई। पाई एक ऐसा नंबर है जो कि इर्रेशनल नंबर है। बेटे इसकी वैल्यू क्या होती है, थोड़ा यहाँ पर कॉन्ट्रडिक्शन ये होता है कि पाई की वैल्यू सर हमने पढ़ा है कि 22/7 होती है, जो कि पी बाई क्यू फॉर्म में है। तो यार ये अगर पी बाई क्यू फॉर्म में, तब भी आप पाई को इर्रेशनल में क्यों पढ़ा रहे हैं। जो पाई की वैल्यू है बेटे 22/7, ये बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। पाई की जो वैल्यू है वो एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, जो कि कभी ख़त्म नहीं होता। ठीक है, आपने एक पाई की वैल्यू देखी 3.14, ये 3.14 ना, ये भी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। इसके आगे बहुत सारे नंबर आते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर इसे 3.14 करके बस रोक दिया है। और इससे ही हम फॉर्मूला मतलब फॉर्मूले में यूज़ करते हैं, सर्कल में या और भी कहीं पर पाई जब अप्लाई करते हैं तो 3.14 या 22/7 हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, पर जो इसकी एग्जैक्ट वैल्यू है वो क्या है, इर्रेशनल। कुल मिला के बात इतनी है कि पाई को आप क्या बोलेंगे, इर्रेशनल नंबर बोलेंगे बस। ठीक है जी, चलिए ध्यान दीजिए। दूसरा जो इरेशनल नंबर होता है बेटे, सारे के सारे नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट्स, जितने भी आपके नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट्स हैं, यानी जिनका आप रूट फाइंड नहीं कर सकते। देखिए मैं बताऊं आपको, अगर मैं पूछता हूं कि रूट 4 क्या होता है, तो आप बोलते हो कि सर रूट 4, इसका तो पेयर बना लेंगे हम, 2 2 जा 4 होता है, तो पेयर बन गया तो 2 बाहर आ गया और आंसर आ गया 2। ठीक है, इसी तरीके से सर हम रूट 9 भी लिख सकते हैं। रूट 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 × 3, यानी ये तो पेयर बन गया 3 का, 3 आ गया, 3 का स्क्वायर 9 होता है। लेकिन बेटे कुछ नंबर ऐसे हैं जैसे रूट 2, रूट 3, रूट 5 एंड मैनी मोर, जो कि आपके इर्रेशनल नंबर होते हैं, जिनका रूट आपका परफेक्ट नहीं होता। ठीक है जी, क्लियर हो गई बात। तो इन्हें भी हम इर्रेशनल नंबर बोलते हैं। तीसरे नंबर पर मैं बात करता हूँ नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर्स की। अब बेटे अभी आपने डेसिमल पढ़ा जो कि आपका टर्मिनेट हो गया था, ख़त्म। एक पढ़ा आपने कि टर्मिनेट तो नहीं हुआ, पर चलो रिपीट कर रहा है कम से कम। अब ये तीसरा है, ना तो ये टर्मिनेट कर रहा है और ना ही ये रिपीट कर रहा है। आप देख रहे हैं यहाँ पर जीरो के बाद, देखिए डेसिमल के बाद 101 आया, फिर 001 आ रहा है, फिर 001 आ रहा है, यानी यहाँ पर नंबर एग्जैक्टली रिपीट भी नहीं कर रहा और ख़त्म भी नहीं हो रहा। तो ऐसे नंबर को बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, जो कि इर्रेशनल नंबर में काउंट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बेटे ओड नंबर्स किसे बोलते हैं, ऐसे नंबर जो 2 से डिवाइड ना हो, जैसे 1 3 5 7 एक्सेट्रा। बेटे इवन नंबर किसे बोलते हैं, जो 2 से डिवाइड हो जाए। सबसे छोटा इवन नंबर 2 है, फिर 4 6 8, ये इवन नंबर है जो 2 के टेबल में आते हैं। डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ। प्राइम नंबर क्या होता है, जो अपने आप से डिवाइड हो और सीधा 1 से डिवाइड हो। तो सबसे पहला प्राइम नंबर हम काउंट करते हैं 2 को, उसके बाद 3 5 प्राइम है, क्या 6 प्राइम है, बिल्कुल भी नहीं है बेटे, 7 प्राइम है, 9 भी प्राइम नहीं है, 11 प्राइम है, 13 प्राइम नंबर है, 17 प्राइम नंबर है, इसके बाद आपका 23 प्राइम नंबर है, और ऐसे मैनी मोर। 19 और छूट गया हमारा, ठीक है, 19 भी प्राइम नंबर है। जो नंबर्स किसी के टेबल में नहीं आते हैं ठीक है, जो नंबर्स किसी के टेबल में नहीं आते हैं उन्हें क्या बोलते हैं बेटे, प्राइम नंबर्स बोलते हैं। ठीक है, अब कंपोजिट नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर को छोड़ देंगे, जो बचे वो कंपोजिट है। भाई कंपोजिट नंबर का मतलब होता है जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हो, यानी अपने आप और 1 के अलावा भी किसी से वो डिवाइड हो। तो सबसे पहला कंपोजिट नंबर हम काउंट करते हैं 4 को। सबसे पहला कंपोजिट नंबर 4 होता है और सबसे पहला प्राइम नंबर 2 होता है, ध्यान रखना, इससे सवाल बनता है बहुत। ठीक है, 4 के बाद पहला अगला कंपोजिट नंबर बेटे क्या होगा, 6 होगा, फिर 8 होगा, 9 कंपोजिट है, 10 कंपोजिट है। अच्छा क्यों है कंपोजिट 4, या बाकी नंबर 4 देख रहे हो आप, अपने टेबल में तो आता ही है, 1 के टेबल में तो आता ही है, साथ में 2 के टेबल में आता है, तो 2 से ज़्यादा फैक्टर हो गए ना इसके, तो इसलिए 4 को कंपोजिट बोल रहे हैं। क्लियर है क्या, ठीक है, चलिए बेटे यहाँ 2 आ गया, यहाँ 4 आ गया। अच्छा एक की तो बात ही नहीं करी, जो एक है वो तो ना तो प्राइम में काउंट हुआ ना तो कंपोजिट में। तो ध्यान रखे एक क्या होता है, यानी 1 जो होता है अपना एक यूनिक नंबर है। ठीक है बेटे, तो किसी में काउंट नहीं होता, ना तो कंपोजिट में ना तो प्राइम में, इस बात का आप ध्यान रखें। ठीक है, अब आ चुका है हमारा इस चैप्टर का सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जहाँ से सवाल बनते हैं एग्जाम में, 1 या 2 नंबर का, एमसीक्यू में भी आ सकता है या फिर लॉन्ग क्वेश्चन में भी इससे सवाल बनता है बेटे। फैक्टराइजेशन पहला टॉपिक आ गया हमारा। ठीक है, इसी में हम एलसीएम और एचसीएफ भी पढ़ेंगे, देन लास्ट में हम प्रूव पढ़ेंगे, रूट 2 रूट 3 किसी भी नंबर को प्रूव कैसे करते हैं इर्रेशनल। फैक्टराइजेशन हमारा यहाँ पर पहला टॉपिक है। क्या होता है फैक्टराइजेशन, इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन अ नंबर और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इनटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स फैक्टर। बेटे नीचे वाला जो मामला है इसके बारे में अभी हमें नहीं जानना है, इसे तो पॉलिनॉमियल में मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी। ठीक है, अगर आप कहेंगे तो थोड़ा बहुत बात कर लेंगे। अभी यहाँ पर हम नंबर की फैक्टराइजेशन सीख रहे हैं कि नंबर को फैक्टराइज कैसे करते हैं। ठीक है, और यहीं से क्वेश्चन भी आते हैं और सिलेबस में भी यही है। ठीक है, तो मान लीजिए 12 था, ये 12 आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है, 12 को फैक्टराइज करना है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन हम करते हैं यहाँ पर, यानी प्राइम नंबर्स को यूज़ करके इसे क्या करते हैं, डिवाइड। तो प्राइम नंबर सबसे पहला 2 है, तो 2 से मैं 12 को डिवाइड करूँगा तो 6 बार में। बेटे 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3।
तो मैंने क्या देखा, 12 को जब मैंने फैक्टराइज करा तो 2 इंटू 2 इंटू 3 आ गया। तो ये जो 2 और 3 आ गए, ये क्या है बेटे, इसके फैक्टर्स हैं। ठीक है, तो हमने 12 को कैसे फैक्टराइज कर दिया, 2 2 और 3 में, ये प्राइम फैक्टर्स आ गए आपके। ठीक है, क्लियर है क्या? इसी फैक्टराइजेशन बोलते हैं, बहुत ही आसान है। जैसे ही पहला सवाल है यहाँ पर, इसे देख करके आप समझ सकते हैं। एक्सप्रेस 2658 एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। बेटे 2658 को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स में लिखना है आपको, सॉरी 56 लिख दिया क्या मैंने, 2658 है बेटे। ठीक है, 2658 है। तो चलिए फैक्टराइज कर लेते हैं। ठीक है, प्राइम फैक्टर्स में लिखना है, चलो लिख लेते हैं। 2 1 2, 2 3 6, 2 2 4 हो गया बेटे, 1 बचा और 8, 2 9 18। अब अगले बार में किस नंबर से जाएगा भाई, 2 के टेबल से तो डिवाइड नहीं होगा क्योंकि लास्ट में ऑड नंबर है। क्या 3 से डिवाइड हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। 3 4 12, 1 बचा, 2 के साथ गया 12, 3 4 12, 3 3 9। बेटे ये जो 443 है एक प्राइम नंबर है, तो 443 अपने आप से डिवाइड होगा, तो 443 बन जा 443। ठीक है, तो 2658 जो था उसे हम कैसे लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 443। क्लियर है क्या? काफ़ी आसान है। टाइम वेस्ट करने के लिए जस्ट आपको नीचे बड़ा सा नंबर दे दिया प्राइम, तो ये पता चल जाएगा, ट्राई कर लेना थोड़ा तो पता ही चल जाएगा कि प्राइम नंबर होता है, किसी से डिवाइड नहीं होगा। चलिए बेटे ध्यान दीजिए अगले सवाल पर, प्लीज़ आप पढ़िए। इफ़ 7560 इक्वल्स टू 2 की पावर 3, 3 की पावर p इंटू क्यू इंटू 7, तो फाइंड p एंड q। p एंड q फाइंड करना है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। इसको आप देख रहे हैं 7560 को इन्होंने ना फैक्टर की फॉर्म में लिख दिया है, तो हम भी करते हैं क्या, फैक्टर निकाल लेते हैं 7560 का आराम से। चलिए 2 से सबसे पहले करेंगे, 2 3 जा 6 आ जाएगा भाई, 1 5 2 7 जा 14, 2 8 जा 16 0। अगर आपको डिवाइड करने में प्रॉब्लम होती है तो आप पीछे रफ में भी कर सकते हैं कॉपी के अंदर। 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 0 आ गया। 2 9 जा 18, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10 हो जाएगा, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14, नो सॉरी, तो 5 आ गया ना लास्ट में, लास्ट में 5 आ गया भाई, ये तो आपका ऑर्डर नंबर हो गया, तो 2 से तो होना नहीं है, तो 9 4 5 किससे होगा, 3 से हो रहा है ये। 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, अगेन 3 से हो रहा है, 3 1 जा 3, 3 0 जा 0, 3 5 जा 15, अगेन हो रहा है 3 3 जा 9, 3 5 जा 15। अब ये 5 से होगा, 5 7 जा 35। बेटे अब क्या बच गया यहाँ पर लास्ट में, आप देख रहे हैं। थोड़ा छोटा कर लेते हैं, स्पेस कम हो गया, अब देखिए ज़रा, 7 बच गया, तो लास्ट में 7 1 जा 7 हो जाएगा। तो बेटे हमारे फैक्टर क्या आ गए इसके, 7560 के फैक्टर क्या आ गए बेटे, यहाँ पर हमें 2 मिला है 3 बार, 2 की पावर 3। आप देख रहे हैं 3 कितनी बार आया, 3 बार, तो 3 की पावर भी कितनी है बेटे, 3 है। 5 एक ही बार है, तो चलो 5 की पावर 1 हो गया, और 7 भी एक ही बार है। तो जो हमें यहाँ पर एक्सप्रेशन दिया उससे कंपेयर करते हैं, तो 2 की पावर 3 दिया हुआ है, ठीक है, कंपेयर करते हैं, और यहाँ पर 3 की पावर p दिया हुआ है, और q दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है। 7 7 सेम है बिल्कुल, 2 की पावर 3 सेम है बिल्कुल, 3 की पावर p और पर यहाँ 3 की पावर 3 है, तो पावर कंपेयर कर लो, p की वैल्यू क्या दिखाई दे रही है बेटे, कंपेयर करने पर p की वैल्यू 3 है। ठीक है, यहाँ पर 3 की पावर 3 और यहाँ 3 की पावर p, यानी p की वैल्यू 3 है। q की जगह पर आपका 5 आ जाएगा, तो q की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे, 5 आ गई। ऐसे सवाल कई देखने को मिले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में। ठीक है, तो आप यहाँ से सॉल्व करके समझ सकते हैं चीज़ों को। इस वन शॉट में हमने ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करी है कि आपके सारे कंसेप्ट को क्लियर कर दें। थोड़ा वीडियो बड़ा या छोटा हो सकता है, वो मैटर नहीं करता बेटे, सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएं और एग्जाम में आपको फ़ायदा हो, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कोई बच्चा अगर ये चाहता है कि उसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने हैं, तो हमने अलग से भी वीडियो बना रखा है, डिस्क्रिप्शन में आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से टैप कर लीजिए, या फिर एंड स्क्रीन पर अभी वीडियो आ जाएगा, जब ये वीडियो खत्म होगा तो वो अपने आप आपको दिखाई दे जाएगी, उस पर टैप करेंगे तो रियल नंबर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने आ जाएंगे, या आप डायरेक्टली चैनल पर जा करके प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट PYQ मिल जाएंगे। चलिए अब बेटे देखिए आगे इस तरीके के सवाल आता है। अभी मैंने कंपोजिट नंबर आपको पढ़ाया, कंपोजिट नंबर क्या होता है कि जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हों, है ना, जो अपने आप से 1 से और उसके अलावा भी किसी से डिवाइड हो जाए। तो यार एक्सप्लेन करिए कि ये जो गिवन नंबर है ये कंपोजिट कैसे है। बहुत आसान है इस तरीके के सवाल, चलिए देखते हैं कैसे होगा। आपको नंबर गिवन है 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 15 प्लस 15। ठीक है बेटे, पहला तरीका तो यह है कि आप इसे पूरा सॉल्व करो, मल्टीप्लाई करो, जोड़ो और फिर फैक्टर निकाल दो और प्रूव कर दो कि भाई ये तो 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं इसके। लेकिन वो तरीका थोड़ा लेंदी हो जाएगा। हम कोशिश क्या करते हैं कि इनको 2 टर्म्स में ब्रेक कर लेते हैं। आप देख रहे हैं कि एक टर्म तो यहाँ तक आ रहा है बेटे, पहला प्लस से पहले यहाँ से लेके यहाँ तक, और फिर ऐड हो रहा है 15। ये 2 टर्म्स दिखाई दे रही हैं आपको, तो यहाँ 15 है और यहाँ भी 15 है। दोनों में से 15 को अगर मैं कॉमन ले लूँ, दोनों में से अगर मैं 15 को कॉमन ले लूँ
तो बचेगा क्या अंदर 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 और इस वाले 15 की जगह 1 और यहाँ भी 15 की जगह 1। क्लियर है क्या? तो बेटे मैंने 15 बाहर निकाल लिया। अब चाहो तो आप इस नंबर को पूरे को मत सॉल्व भी कर लो या ना भी करो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। समझिए ज़रा, चलो मैं सॉल्व करके आपको दिखा दूँ क्या? थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, चलो कर लेते हैं। 7 इंटू 11 कितना हो जाएगा 77 और 13 से मल्टीप्लाई करना है। 13 7 से 91 9, 13 7 से 91 और 9 कितना होगा 100, तो 1001 आया और प्लस 1 होगा तो 1002 आ जाएगा अंदर। तो बेटे हमारा जो अंदर का सॉल्व करके आया 1002 आ गया, तो 15 मल्टीप्लाई 1002 लिख दिया मैंने इस नंबर को। मतलब ये जो पूरा नंबर था ना, ये वाला, ये जो पूरा नंबर था इसको मैंने दो फैक्टर्स में ब्रेक कर दिया, 15 और 1002, ठीक है। मैं और अच्छे से समझाता हूँ आपको बेटे। देखिए मान लीजिए आपके पास 12 है, 12 को आप क्या लिख सकते हैं 4 इंटू 3। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि ये जो 12 है ना, ये जो 12 है 4 के टेबल में भी आता है और 3 के टेबल में भी आता है। तो अगर मैं इस नंबर को ये लिख सकता हूँ तो इसका मतलब है कि ये जो दिया गया नंबर है ये वाला, ये 15 के टेबल में भी आता है और 1002 के टेबल में भी आता है और दुनिया का हर एक नंबर 1 के टेबल में तो आता ही है। तो प्यारे बच्चे ये जो नंबर दिया था क्या इसके दो से ज़्यादा फैक्टर हो गए क्या? एक तो 15 फैक्टर हो गया और एक 1002 और एक तो सभी का होता ही है। दैट्स वाई द गिवन नंबर इज अ कंपोजिट नंबर। आपको क्या लिखना है कि द गिवन नंबर हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स एज 15 1002 एंड 1 एंड इटसेल्फ भी हो गई तो 4 फैक्टर तो हो ही गए। देयरफॉर इट इज़ अ कंपोजिट नंबर। बेटे कॉमन लेना है जस्ट, और कुछ नहीं करना। क्लियर है क्या? आ गए अपने अगले टॉपिक पर, एलसीएम एंड एचसीएफ। यहाँ से भी कई सवाल बनते हैं बेटे और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी लिए हमने इस वन शॉट के अंदर ही, ठीक है भाई। वन शॉट तो है ही और बढ़िया से वन शॉट है भाई, डिटेल वन शॉट है। ऐसा नहीं है कि उड़ा दिया चैप्टर को, कुछ भी पढ़ा के आगे बढ़ गए। आराम से चल रहे हैं, बहुत बढ़िया से आपको पढ़ना है, ठीक है। स्पीड हो सके तो आप तेज कर लो, 1.5 कर लो, 2 इंटू पे कर लो, आराम से देखो लेक्चर को। अगर किसी को मैक्सिमम क्वेश्चंस करने हैं तो वो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर भी जा सकता है। अदरवाइज ये वन शॉट भी काफ़ी है भाई आपके लिए, ठीक है, एग्जाम के लिए काफ़ी है। चलिए पढ़िए बेटे। एलसीएम का मतलब क्या होता है? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। चलिए मैं कुछ समझाता हूँ, ठीक है। बहुत बेहतरीन तरीके से यहाँ पर लिखा हुआ है, द एलसीएम ऑफ टू नंबर और मोर नंबर इज द स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज द मल्टीपल ऑफ ऑल द गिवन नंबर्स, ठीक है। मान लीजिए मेरे पास दो नंबर हैं, एक है 12 और एक है 18, एक है 12 और एक है 18, ठीक है बेटे। तो 12 और 18 इनका लीस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब क्या होता है? इन दोनों के टेबल में आने वाला सबसे पहला सबसे छोटा कॉमन नंबर, ठीक है। चलिए नीचे और बढ़िया से लिखा हुआ है, 12 के टेबल में पहले 12 आता है, फिर 24 आता है, 36 और 48। 18 के टेबल में बेटे 18 36 54 और 72। दोनों में सबसे पहले कॉमन क्या दिखाई दे रहा है बेटे? 36, ठीक है। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब होता है सबसे छोटा नंबर जो दिए गए दोनों नंबर से डिवाइड हो जाए। तो भाई 36 जो है ना, वो 12 के टेबल में भी आता है और 18 के टेबल में भी आता है और यही सबसे छोटा नंबर है जो दोनों में आता है, ठीक है। बाकी आते तो बहुत सारे हैं, ठीक है। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो 72 भी आता है 12 के टेबल में और 18 में भी, लेकिन सबसे पहला नंबर पूछते हैं, वही होता है एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल। क्लियर है क्या? तो इसका मतलब बेटे 12 और 18 का एलसीएम क्या हो गया? 36। अभी निकालना भी सिखाएंगे, अभी जस्ट आपको समझा रहे हैं कि होता क्या है एलसीएम। इतनी बात क्लियर हो गई। एक और चलो एग्जांपल ले लेता हूँ मैं आपके लिए। मान लेते हैं आपसे बोलते हैं 4 और 3 का एलसीएम बताओ। तो बेटे 4 और 3 के टेबल में सबसे पहला नंबर कौन सा कॉमन आता है? भाई मेरे ख्याल से तो 12 ही होता है ऐसा नंबर, ठीक है, जो 4 के टेबल में भी आता है और 3 के टेबल में भी आता है। तो ये हो गया एलसीएम। बात समझ आ गई क्या? बेटे बात करते हैं एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की। द एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स इज द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स ऑल द गिवन नंबर एग्जैक्टली, ठीक है। अब इसका उल्टा करना है भाई। अभी तक क्या देख रहे थे? 12 और 18 के टेबल में आने वाला सबसे छोटा नंबर। अब ये देखना है कि ये जो 12 और 18 है वो किसके टेबल में आएंगे, है ना। 12 और 18 किसके टेबल में आएंगे, ऐसा सबसे बड़ा नंबर ढूंढना है हमें। तो मेरे भाई 12 जो है और 18 ये 6 के टेबल में आते हैं क्या? और ये सबसे बड़ा नंबर है। कहने को तो 12 और 18 एक के टेबल में भी आते हैं, 12 और 18 दो के टेबल में भी आते हैं, ठीक है। और 12 और 18 भाई 3 के टेबल में भी आ रहा है। देखो 3 चौक 12 होता है और 3 छक्का 18 होता है, 3 4 12 3 6 18। लेकिन एचसीएफ में हमें सबसे बड़ा नंबर देखना है, ठीक है। सबसे बड़ा नंबर जो इन दोनों को डिवाइड कर दे। तो सबसे बड़ा नंबर केवल 6 है जो इन दोनों को क्या कर देगा? डिवाइड कर देगा। यहाँ पर ध्यान से देखिए 12 के फैक्टर मैंने लिखे 1 2 3 4 6 12, इन सब के टेबल में 12 आता है। वही 18 के लिखे मैंने 1 2 3 4 9 18। अब इनमें से सबसे बड़ा कौन सा नंबर है जो दोनों में आ रहा है? भाई 6, ये रहा 6 ऐसा है, दोनों में सबसे बड़ा भी है और दोनों को डिवाइड भी कर रहा है। तो एचसीएफ भी आप समझ गए बहुत बढ़िया से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बेटे एचसीएफ और एलसीएम दो नंबर अगर आपको दिए गए ना, तो उनके एचसीएफ और एलसीएम में एक बहुत बेहतरीन रिलेशन होता है। क्या?
कि अगर दिए गए नंबर के HCF को, है ना, ए और बी क्या है जो दिए गए नंबर है, जैसे अभी हमने क्या लिया था 12 और 18, इनका HCF, और एलसीएम ऑफ ए बी यानी 12 और 18 का एलसीएम। ए क्या है नंबर्स, जैसे 12 और आपका 18, ये दोनों नंबर थे। तो ध्यान से समझिए, दिए गए नंबर का HCF और दिए गए नंबर का एलसीएम उन्हीं के प्रोडक्ट के बराबर होता है। जैसे बेटे अभी हमने देखा HCF कितना आया पीछे 6, एलसीएम कितना आया था दोनों का बेटे, हमने क्या देखा 36 यानी 36, और दोनों नंबर क्या थे, पहला नंबर था 12 और दूसरा नंबर था 18। तो एलसीएम और HCF और दोनों नंबर का प्रोडक्ट बराबर ही आएगा। चलिए चेक कर लेते हैं यहीं पर रिलेशन। 6 को 36 से मल्टीप्लाई करोगे तो 216 आएगा बेटे, 12 को 18 से करोगे तो 12 8 जा 96, कैरी गया 9, 12 1 जा 12 और 9 ऐड करोगे तो 12 8 जा 96 होता है, सॉरी हाँ यहाँ 9 लिख दिया मैंने, ठीक है, कैरी जाएगा 9, तो यहाँ 6 आएगा बेटे और कैरी 9 गया, 12 1 जा 12 और 9 2 21। तो आप ध्यान से देखिए क्या दोनों साइड बराबर आ गई क्या। किसी भी दो नंबर्स का, दो नंबर क्या होंगे वो ए एंड बी, ठीक है, पहले नंबर को हमने ए माना और दूसरे को बी, उन दोनों नंबर का प्रोडक्ट किसके बराबर है बेटे, उन्हीं के HCF और LCM के प्रोडक्ट के बराबर। ये रिलेशन बहुत ही बेहतरीन है, इससे सवाल भी आता है। अच्छा चलिए, HCF और LCM से पहला सवाल आ गया कि फाइंड द HCF ऑफ द गिवन नंबर्स। इन दोनों नंबर का HCF फाइंड करना है बेटे। अब HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है भाई, ठीक है। चलिए समझते हैं जरा। पहला जो नंबर है इसे मैं ए मान लेता हूँ, पहला जो नंबर है ए, ये एक्स की पावर 4 है इसमें, यानी एक्स को 4 बार लिखा गया। मैं दोनों तरीके बताता हूँ, पहले एक जो आपका बेसिक मेथड है कि कैसे निकालना है वो। पहला नंबर है ए, एक्स की पावर 4 यानी एक्स को कितनी बार लिख लिया आपने, 4 बार लिख लिया बेटे। वाई की पावर 5 यानी वाई को कितनी बार लिख लिया बेटे आपने, 5 बार लिख लिया, ठीक है। वाई को 5 बार लिख रहे हैं भाई, पूरा टाइम दे रहे हैं, ऐसे नहीं कि चैप्टर को उड़ा रहे हैं बताने। बी क्या है भाई आपका, एक्स को 8 बार लिखा है, ठीक है, 8 बार लिख देते हैं एक्स को, चलो आपके लिए 4 और 3 7 भाई 8 हो गया, ठीक है। और वाई को 3 बार लिखना है, वाई वाई और ये वाई। अब पूछ रहे हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बेटे, ठीक है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब क्या होता है बेटे कि दोनों नंबर में ना कॉमन कितना है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि एक्स ऊपर भी है और नीचे भी एक्स है, ठीक है, एक्स नीचे भी है और ऊपर भी है, यहाँ एक्स है दोनों में, ठीक है। अब यहाँ एक्स है, फिर चलो यहाँ भी है, तो एक्स कितनी बार कॉमन आ गया, सिर्फ 4 बार। एक्स कितनी बार कॉमन आया, 4 बार, ठीक है। मैं HCF निकाल रहा हूँ आपके लिए, ठीक है। अब वाई देखोगे तो वाई ऊपर 5 बार है और नीचे 3 ही बार है, तो 3 बार ही कॉमन आएगा ना, 1, ठीक है, फिर ये 2 और ये तीसरा, तो वाई कितनी बार आएगा, 3 बार। तो ये आ गया HCF। अब तरीका बताता हूँ कि शॉर्ट में कैसे करना है। जब आपको HCF निकालना हो ना, तो दोनों नंबर से बड़े वाले नंबर को लिखना है, दोनों नंबर में जो बड़ी वाली पावर है उसे लिखना है। दोनों नंबर में देखो आप, x यहाँ 4 बार है और यहाँ x 8 बार, तो x वाला जो 4 बार है उसे लिखना है, छोटा वाला लिखना है, ठीक है, हमेशा ध्यान रखना। y की पावर इधर 5 और इधर y की पावर 3, छोटा वाला पावर क्या है 3, तो y की पावर 3, ठीक है। तो आंसर देख रहे हैं आप, आ जाएगा। दोनों नंबर में छोटी वाली पावर को लिखना है। और एलसीएम में इसका उल्टा होता है। मान लो अगर इसी सवाल का एलसीएम निकालना है तो चलो यहाँ तुरंत निकाल के बताओ। एलसीएम क्या होगा बेटे, दोनों में से जो बड़ी वाली पावर है उन्हें लेना है। एक्स की पावर इधर 4 है उधर 8, तो एक्स की पावर 8 लेना है एलसीएम में। इधर वाई की पावर 5 है इधर वाई की पावर 3, तो बड़ी वाली पावर क्या 5, तो वाई की पावर 5। तो ये आ गया एलसीएम 2 मिनट में, ठीक है। क्लियर है क्या, चलिए। फाइंड द एलसीएम ऑफ 14 एंड 122। अब ये नंबर आ गए भैया, अभी कह रहे होंगे भैया अभी आपने करके ही नहीं दिखाया कि एलसीएम निकालते कैसे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अब करके दिखाते हैं भाई कि एलसीएम कैसे निकालना है किसी भी नंबर का, ठीक है। चलिए, जब भी आप एलसीएम निकालें तो दोनों नंबर को एक साथ फैक्टराइज कर लें। 14 और 122 जो दिया है ना बेटे, इन्हें एक साथ फैक्टराइज करो आप। सबसे पहले आप देख रहे हैं 2 के टेबल में आ रहा है, 2 7 सा 14। 122 को फैक्टराइज करना है तो 2 6 जा 12 और 2 1 जा 2। अब ना तो 7 किसी के टेबल में आता है ना 61, दोनों प्राइम नंबर है, तो 7 1 जा 7 हो गया भाई, 61 को छोड़ दिया और लास्ट में 61 1 जा 61, ठीक है। तो एलसीएम कितना आ गया, 2 7 और 61, इन तीनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एलसीएम कितना आ गया बेटे, 2 × 7 × 61, ठीक है। कर लेते हैं चलो बेटे, 2 7 सा 14 हो जाएगा, इंटू 61 कर लेते हैं भाई। 14 1 सा 14, कैरी गया 1, 14 6 जा 84 और 1 85, 854 आ गया एलसीएम बेटे। एलसीएम कितना आ गया, 854, ठीक है। चलिए मैं यहाँ पर इसका इसी सवाल का एचसीएफ भी निकालना सिखा दूँ ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाए। इसे रब कर देते हैं। याद रखना कि एलसीएम कितना आया, 854, याद रखना, ठीक है, क्योंकि अभी रिलेशन भी वेरीफाई करेंगे। साइड में लिख देता हूँ मैं, एलसीएम मैंने अभी कितना निकाला बेटे, 854। अब इसी नंबर का अगर मुझे एचसीएफ निकालना है, मान लीजिए अब क्या निकालना है, एचसीएफ, ठीक है। तो एचसीएफ कैसे निकलेगा बेटे, दोनों दिए गए नंबर्स को ना अलग अलग फैक्टराइज करना है, ठीक है। एचसीएफ अगर मुझे निकालना है तो दोनों दिए गए नंबर को अलग अलग फैक्टराइज करना है। जैसे 14 है तो 14 को मैं अलग फैक्टराइज कर लेता हूँ और 122 को मैं अलग फैक्टराइज कर लेता हूँ। बेसिक मेथड बता रहा हूँ अभी मैं बस आपको।
2 7 सा 14, 7 1 सा 7, 2 61 सा एंड 61 1 सा। ठीक है, अब HCF में आपको बताया हम कॉमन नंबर को देखते हैं, दोनों में क्या कॉमन है बेटे, इधर भी 2 है और इधर भी 2 है, इसके अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है। तो बेटे HCF कितना आ गया आपका बच्चे, HCF आ गया कितना, 2। कितना आ गया HCF, 2। क्लियर है क्या? चलिए, आप सभी ने देखा कि LCM आया 854। ठीक है, 854 LCM आ गया ये रहा, और HCF आया है 2। अब रिलेशन को भी वेरीफाई करके देख लें क्या बेटे। रिलेशन क्या कहता है, किसी भी दो नंबर का HCF इंटू LCM उन्हीं दो नंबर के प्रोडक्ट के बराबर आता है, अभी मैंने पीछे बताया आपको। तो बेटे यहाँ पर HCF क्या है, 2 आया है, और LCM कितना आया है, 854 आया है। ठीक है, A यानी पहला नंबर क्या था 14, और B यानी दूसरा नंबर क्या था 122। दोनों साइड को मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या वेरीफाई हो रहा है क्या। 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, कैरी गया 1, 2 8 ज़ा 16 और 17, 17 0 8 आ रहा है। चेक करो इधर भी यही आ रहा है क्या, चलिए देख लेते हैं। 14 2 ज़ा 28 होता है बेटे, कैरी गया 2, 14 2 ज़ा 28 और 2 30, कैरी गया 3, 14 1 ज़ा 14 और 3 17। बिल्कुल रिलेशन वेरीफाई हो रहा है, यानी मेरा LCM और HCF बिल्कुल सही। क्लियर है क्या? ध्यान दीजिए बेटा, मैंने क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज किया है। इफ़ LCM ऑफ 14 एंड 122 इज़ 854, है ना, इसी में आपको समझा देते हैं। मान लीजिए कि दो नंबर है, इनका LCM दे दिया और आपसे HCF डायरेक्टली पूछ लिया, तो आप तो जानते हैं ना कि LCM और HCF को मल्टीप्लाई करने पर क्या आता है, A इंटू बी, यानी दिए गए नंबर्स। बेटे LCM कितना दिया है 854, HCF पता नहीं है क्योंकि फाइंड करने को बोला है। A की वैल्यू कितनी है 14 और B की वैल्यू है 122। तो ये जो आपका 854 है लेफ्ट में, ये राइट साइड में जाके डिवाइड हो जाएगा क्योंकि इधर मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 14 इंटू 122 बच्चे, और नीचे 854 जो है वो आके डिवाइड हो जाएगा। अभी 854 ना 14 के टेबल से भी कटेगा और 122, जिससे मर्जी आप काट लो, कटना ही है क्योंकि भाई LCM है। देखो ज़रा, अगर मैं 14 से कैंसिल आउट करता हूँ तो कितनी बार में जाएगा, देखो 14 6 84 और 14 1 14, 122 ऊपर और नीचे 61 बचा भाई 61। 61 का डबल होता है 122, यानी आंसर आ गया 2। तो HCF कितना निकल के आ गया आपका 2। HCF बेटे कितना निकल के आ गया 2। तो इस रिलेशन का यूज़ इस तरीके से भी होता है क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, चलिए, अगर 144 और 180 का HCF आप ऐसे लिख सकते हैं 13m-3, भाई पेपर में आया हुआ है, काफ़ी पुराना सवाल है पर अभी भी आया हुआ है। ठीक है, नए पेपर में भी आया हुआ है। तो इन दोनों का HCF को ना मैं ये लिख सकता हूँ, देखो कहने का मतलब ये है कि HCF जो है ना वो इसके बराबर है 13m-3 के। तो बताओ m क्या होगा। तो बेटा सीधी सी बात है कि HCF निकालना पड़ेगा। HCF निकाल लेते हैं और यहाँ रख के m आ जाएगा। 144 और किसका HCF निकालना है 180 का। लग तो रहा है मुझे 18 आएगा, फिर भी चेक कर लेते हैं, 26 आ सकता है सर। ठीक है, 2 7 ज़ा 14 और 2 यहाँ पर। ठीक है, 2 36 ज़ा, 2 18 ज़ा, 2 9 ज़ा, 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3। ठीक है बेटे, 290 और 245 बार में जाएगा, फिर 3 से जाएगा भाई ये 15 बार में, और 3 5 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5। कर लिया फैक्टराइज। कॉमन लेना शुरू करते हैं भाई। 2 है, ठीक है जी, 2 है, 2 है, 2 है, 3 एक बार, 3 एक बार आ गया, 3 फिर से, 3 यहाँ भी है, और तो कुछ कॉमन नहीं है। तो बेटे कॉमन लेकर के मैंने जब HCF निकाला तो 2 आया, 2 आया और 3 3। ठीक है, यही कॉमन आया। 2 2 ज़ा 4, 3 ज़ा 12, 3 ज़ा 36। अच्छा 36, हाँ 36 आएगा। ठीक है, तो HCF 36 आ गया, यानी यहाँ पर जो 13m-3 है इसे 36 के बराबर में लिखना था। 3 जाके उधर प्लस हो जाएगा क्योंकि इधर माइनस हो रहा है, तो 39 बन जाएगा। 13 के टेबल में 39 3 बार में आता है, तो कट गया। तो m की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे, 3 आ गई क्या। बहुत ही बढ़िया सवाल था, प्लीज़ नोट कर लीजिए पॉज करके। हाँ जी बेटे, आ चुके हैं इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, प्रूव ऑफ इर्रेशनल नंबर। ठीक है, √2, √3 या √5 को प्रूव करने का सवाल बेसिक या स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स दोनों में आता ही आता है। ठीक है, या इसके साथ कुछ नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट करके आपको दे देते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं पहला सवाल, और इससे समझेंगे हम कि कैसे किसी भी इर्रेशनल नंबर को हम इर्रेशनल प्रूव करेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है प्रूव दैट √2 इज़ एन इर्रेशनल नंबर। ठीक है, √2 को हमें क्या लिखना है, इर्रेशनल लिखना है, यानी प्रूव करना है इर्रेशनल। तो कैसे कर पाएंगे भाई, चलिए सबसे पहला जो स्टेप होता है बेटे, मैं आपको बता दूं कि हम इसको ना एक कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से इर्रेशनल प्रूव करते हैं। सबसे पहले हम इस नंबर को मानेंगे कि ये रैशनल है, और हम खुद ही ये प्रूव कर देंगे कि हमारा अजम्पशन गलत है, यानी ये रैशनल नहीं है। और जब ये रैशनल नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली इर्रेशनल। ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला काम क्या करना है आपने, लेट √2 बी ए रैशनल नंबर। ठीक है बेटे, मैंने रैशनल नंबर मान लिया इसे। जैसे ही मैंने इसे रैशनल नंबर माना तो ये √2 किसके बराबर हो सकता है बेटे, p/q। ठीक है, रैशनल नंबर को p/q फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर p एंड q आर को प्राइम। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो p एंड q होता है ना, यहाँ पर को प्राइम नंबर होते हैं। को प्राइम का मतलब क्या होता है, जिनका HCF क्या होता है 1।
यानी दोनों के बीच में कॉमन सिर्फ 1 होगा, यानी 1 से ही कटेंगे दोनों नंबर, ठीक है, और उससे ज़्यादा कुछ नहीं। लिख के दिखा दूँ क्या? जैसे 16/9 लिखा है, 16/9 लिखूँ या चलो 12 लिख दिया मैंने, 16/12 लिख दिया। तो ये जो 16/12 है, अभी ये को प्राइम नहीं है नंबर दोनों। कैसे? क्योंकि बेटे 4 4 जा 16 और 4 3 जा 12, दोनों नंबर को मैंने 4 से काट दिया। अब ये जो 4 और 3 आ गया, क्या इसे आगे भी काट सकते हो किसी नंबर से? नहीं, 1 के अलावा किसी से भी नहीं। तो ये नंबर को प्राइम होते हैं। होप कि समझ आ गया को प्राइम क्या होता है आपको, ठीक है। चलिए अब देखिए बेटे ज़रा, अगर P और Q को प्राइम है तो आगे अब क्या करना है, जस्ट आपको सॉल्व करना स्टार्ट कर देना है। Q आपका इधर डिनोमिनेटर में है, तो लेफ्ट हैंड साइड में जा करके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई √2 से। तो √2 इंटू Q की वैल्यू क्या आ गई P। अगले स्टेप में स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड में हमें क्या कर देना है, स्क्वायर। मैं एक एक चीज़ बताऊंगा आपको, एक एक स्टेप को एक्सप्लेन भी करूंगा कि ऐसा क्यों करते हैं हम। दोनों साइड में अगर मैं इसे स्क्वायर करूंगा तो होगा क्या, देखिए इसे ना इक्वेशन 1 मान लो पहले, ठीक है। अगर मैं नीचे दिए गए नंबर को दोनों साइड में स्क्वायर करता हूँ तो होगा क्या बेटे, ध्यान से देखिए। √2 का स्क्वायर तो 2 बन जाएगा, और Q का स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटे, Q स्क्वायर। P का स्क्वायर क्या हो जाएगा, P स्क्वायर, ठीक है। अब इधर आ जाइए थोड़ा सा, यहाँ पर अगर मैं 2 को ले जा करके P स्क्वायर के नीचे रख देता हूँ तो 2 जो है वो P स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। 2 किससे डिवाइड कर रहा है, P स्क्वायर को। अब यहाँ एक और इंपॉर्टेंट लाइन आ जाती है कि अगर कोई नंबर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो उस नंबर को भी करेगा। चलिए समझाता हूँ मैं कि क्या है इसका मतलब। बेटे मान लीजिए 4 का स्क्वायर लिखता हूँ मैं और उसे 2 से डिवाइड करवाता हूँ, तो 4 का स्क्वायर 16 होता है, और 16 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा ना, 8 आ जाएगा। अगर मेरे भाई 4 के स्क्वायर को 2 ने डिवाइड कर दिया तो 4 को भी तो करेगा भाई, 4 को करेगा, तो ये है कि आंसर आपका 2 आ जाएगा, ठीक है। आंसर अलग आएगा लेकिन डिवाइड तो करेगा। तो बस इतना ही समझाना था कि अगर 2 किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो उस नंबर को भी करेगा ही। चलिए ध्यान से समझिए। तो अगला क्या है कि P स्क्वायर को अगर 2 डिवाइड कर रहा है तो हम यहाँ P को भी 2 से डिवाइड करवा देंगे, P को भी 2 से डिवाइड करवा देंगे, और आंसर क्या आ जाएगा, लेट से C। मैंने आंसर मान लिया कि मेरा आंसर क्या आएगा, C आएगा। यहाँ जब P स्क्वायर को डिवाइड कर रहे हैं तो Q स्क्वायर आ रहा है, लेकिन यहाँ मैंने मान लिया कि मेरा आंसर क्या आएगा, C। यहाँ आधा सवाल खत्म होता है बेटे, और यही काम जस्ट आगे भी करना है। बहुत अच्छे से समझना कि कभी भी इसे रटना ना पड़े, आप ना आराम से खुद कर सकें, ऐसे मैं समझा रहा हूँ आपको। पहला काम हमें करना क्या है कि जो ये P है ना, P को 2 से डिवाइड करवाना है। अब P के बाद हमें ध्यान देना है कि हमें Q को भी 2 से डिवाइड करना है। P को तो डिवाइड कर दिया, अब किससे डिवाइड करना है, Q को। चलिए करते हैं बेटे। आप देख रहे हैं P/2 = C आ गया। आगे देखिए, ठीक है। थोड़ी देर के लिए इसे हटा देता हूँ मैं, ठीक है, थोड़ी देर के लिए इसे हटा देता हूँ क्योंकि हम अगला सवाल कर रहे हैं ना, तो इसको थोड़ा सा आप इग्नोर करिए ज़रा। देखिए तो P/2 किसके बराबर आ गया, मेरा C। अब ये जो 2 है इधर जाके क्या हो जाएगा बच्चे, मल्टीप्लाई हो जाएगा क्या, तो P की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2C। और इधर देखिए P की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रखी थी, P की वैल्यू कितनी आ रखी थी, √2Q। तो P की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, √2Q, ठीक है। P = √2Q होता है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ P की जगह पर √2Q पुट कर दिया, इधर 2C है। इतना पुट करने के बाद दोबारा से दोनों साइड क्या कर दो बेटे, स्क्वायरिंग कर दो, स्क्वायरिंग दोनों साइड, ठीक है। चलिए करता हूँ मैं। √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 रूट कट जाता है क्योंकि Q का स्क्वायर Q स्क्वायर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 और C का स्क्वायर C स्क्वायर। 2 से 4 कट गया 2 बार में। अब ये जो 2 इधर C के साथ में है वो Q स्क्वायर को डिवाइड कर देगा, Q स्क्वायर को क्या कर देगा बच्चे, डिवाइड। अगर Q स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है 2, तो मेरे भाई Q को भी तो करेगा ही, और जब Q को करेगा तो मैंने मान लिया कि मेरा आंसर क्या आ जाएगा, D आ जाएगा। लेट कर लिया मैंने कि मेरा आंसर क्या आ जाएगा बच्चे, D आ जाएगा। आपने 2 चीज़ें देखी बच्चे, क्या कि जो 2 है वो P को डिवाइड कर रहा है और जो 2 है वो Q को डिवाइड कर रहा है। पर आपको ध्यान होगा कि मैंने P और Q को को प्राइम माना था, उन्हें 1 के अलावा कोई भी नंबर दोनों को डिवाइड नहीं कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर तो P और Q के बीच में कॉमन फैक्टर आ गया 2, आ गया नहीं आ गया, तो यानी कहीं ना कहीं गलती है। और वो गलती बच्चे क्या है कि हमने इसे रैशनल मान लिया, तो यानी हमारा जो अजम्पशन है, जो हमारा मानना था वो गलत हो गया। तो असल बात क्या है जी, असल बात यह है कि ये तो जो नंबर था √2 वो क्या था, एक इर्रेशनल नंबर था। बोलो बात समझ आ गई क्या, ठीक है। चलिए एंड लास्ट में हमें एक स्टेटमेंट लिखना पड़ता है, चलिए मैं लिख देता हूँ। क्या स्टेटमेंट लिखना है आपको लास्ट में, देखिए ज़रा। P एंड Q हैव 2 एज कॉमन फैक्टर, ठीक है। 2 एज लिखा है, हैज़ नहीं है, ठीक है। 2 एज कॉमन फैक्टर, but we know that
पी एंड क्यू आर को प्राइम, पी एंड क्यू आर को प्राइम बेटे, पर हम जानते क्या है कि पी एंड क्यू तो को प्राइम है, ठीक है। तो ये हो क्यों रहा है फिर, ये कॉन्ट्राडिक्शन हो क्यों रहा है, चलिए आगे लिखते हैं। दिस कॉन्ट्राडिक्शन अकर्स, दिस contradiction occurs due to our wrong assumption, due to our wrong assumption that, क्या wrong assumption, that root 2 is rational। भाई यही तो assumption था ना, root 2 is rational, तो ये wrong है, ठीक है। this contradiction occurs due to our wrong assumption that root 2 is rational, ठीक है। therefore we conclude that root 2 is not rational, ठीक है, या फिर ऐसे लिख दीजिए therefore we conclude that root 2 is irrational, ठीक है। जगह नहीं है यार यहाँ पे, ठीक है, चलो मैं लिखता हूँ, थोड़ा इसे छोटा कर दूँ क्या, कोशिश करते हैं हो जाएगा। अरे यार को प्राइम वाला कहाँ से आ गया, हाँ आ गया, चलो भाई। दिस कॉन्ट्राडिक्शन अकर्स ड्यू टू आवर रॉन्ग assumption that root 2 is rational, so we concluded that root 2 is irrational, root 2 is irrational। भाई बोलते बोलते लिख लो, राइटिंग आपको समझ नहीं आएगी शायद, हो सकता है, ठीक है। सो वी कंक्लूडेड दैट रूट 2 इज़ इर्रेशनल, तो बात खत्म हो गई भाई, रूट 2 क्या हो गया, इर्रेशनल। क्लियर है क्या, बहुत ही बेहतरीन सवाल है, नंबर आता है भाई, नंबर आता है इस सवाल से, ठीक है, 3 नंबर आता है भाई इससे। क्लियर है, तो ये तो हो गया डायरेक्टली हमें रूट 2 या रूट 3 या रूट 5 को कैसे करना है। अगर रूट 3 आ जाए तो जहाँ जहाँ 2 है वहाँ 3 आ जाएगा, बस यहाँ पर जो 4 आया था ना, 2 का स्क्वायर वहाँ 3 का स्क्वायर 9 आएगा, इतना तो सेंस है ही हमें, ठीक है। 5 का स्क्वायर यहाँ 25 आएगा, बाकी हर जगह 5 आएगा जहाँ जहाँ पर 2 है। तो रूट 3 रूट 5 या रूट 2 आ जाए तो आप कर लेंगे ना। हमें फोकस क्या करना है बेटे, पी और क्यू को 2 से डिवाइड करवाने पर। अगर 3 आ गया तो 3 से डिवाइड करवाएंगे, अगर आपका 5 आ गया तो 5 से करवाएंगे, 4 तो आएगा ही नहीं, 4 तो रैशनल होता है भाई। अब चलिए यहाँ पर एक और सवाल आपके सामने दिख रहा है, ये जो लिखा हुआ है जो हमने कट कर दिया था, इसे भी कर लेते हैं और करते हैं यहाँ पर वन शॉट को ख़त्म, ठीक है। चलिए देखिए ज़रा, बहुत टाइम लग रहा है भाई रब करने में। अगला सवाल है बच्चे, प्रूव दैट 3 + 2 रूट 5 इर्रेशनल, ठीक है, पूरा सवाल भी नहीं लिखा मैंने, इसे प्रूव करना है इर्रेशनल। चलो इस सवाल को करना क्या मुश्किल है क्या भाई, ये तो और आसान है। यहाँ ना 2 कंडीशन होती है बेटे, सवाल में आपको ये दे देगा कि गिवन दैट रूट 5 इज़ ऑलरेडी इर्रेशनल। देखो मैं बता रहा हूँ, ध्यान से समझना, गिवन दैट रूट 5 इज़ ऑलरेडी इर्रेशनल। अगर उसने सवाल में ऐसा बोला है कि रूट 5 ऑलरेडी इर्रेशनल है, तब तो ये सवाल आपका आसानी से हो जाएगा, मतलब टाइम नहीं लगेगा। अगर उन्होंने ऐसा नहीं बोला कि रूट 5 इर्रेशनल है, तो आपको पहले रूट 5 को इर्रेशनल प्रूव करना पड़ेगा अलग से, जैसे अभी मैंने सिखाया वैसे रूट 5 को अलग से इर्रेशनल प्रूव कर लो आप आराम से, ठीक है। और दूसरी चीज़, अगर ये छोटा सवाल है ना, मतलब 2 नंबर का ही सवाल है, तब भी मत करो रूट 5 को इर्रेशनल प्रूव, ठीक है। अगर 2 से ज़्यादा नंबर का सवाल है तो रूट 5 को इर्रेशनल अलग से प्रूव कर लेना। चलिए मैं सीधा सिखाता हूँ कि सवाल को करना कैसे है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, अज्यूम दैट 3 + 2 रूट 5 इज़ अ रैशनल नंबर, ठीक है। लेट 3 + 2 रूट 5 इज़ अ रैशनल नंबर, ठीक है, इसे रैशनल नंबर मान लिया हमने। तो अगर ये रैशनल है बेटे तो इसे क्या लिख सकते हो आप, p/q फॉर्म में लिख सकते हो क्या, बिल्कुल लिख लिया, ठीक है। अब p/q, वही p/q जो है आपका को प्राइम नंबर है, अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई करें क्या। यहाँ पर आपको कोशिश क्या करनी है कि जो आपको इर्रेशनल नंबर दिखाई दे रहा है ना मेरे बच्चे, देखिए ज़रा, रूट 5 आप जानते हैं कि इर्रेशनल होता है, तो रूट 5 को ना आपको अकेला छोड़ना है लेफ्ट में और बाकी सबको राइट में भेजते जाओ। चलो देखो कैसे मैं बोल रहा हूँ, 2 रूट 5 को यहीं छोड़ो और 3 को ले जाओ p/q के पास, तो 3 इधर आके क्या हो जाएगा बच्चे, माइनस हो जाएगा, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई चलो कर लेता हूँ मैं, तो p1 + p और q × 3 3q हो जाएगा और नीचे q × 1 q, तो ये आ गया। अब यहाँ जो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है रूट 5 के साथ में, तो मल्टीप्लाई हो रहा है तो नीचे जाके क्या हो जाएगा बेटे, डिवाइड हो जाएगा, नीचे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, ठीक है, q के साथ में नीचे आ गया। तो आप ये देख रहे हैं कि इस तरीके का कोई एक्सप्रेशन आ गया जिसमें रूट 5 को बिल्कुल अलग कर दिया हमने। अब आप जानते हैं कि रूट 5 क्या होता है, इर्रेशनल होता है। क्या होता है, इर्रेशनल। ऐसा सवाल में उन्होंने पहले ही दिया होगा, अगर नहीं भी दिया है, छोटा सवाल है, तब भी आप ऐसे ही करेंगे, ठीक है। और अगर बड़ा सवाल है भाई, बोला भी नहीं है, तो आपको पहले प्रूव करना पड़ेगा कि रूट 5 भी इर्रेशनल है, ठीक है। अभी तो हमने करा हुआ है तो इसलिए हम बोल दे रहे हैं सीधा, रूट 5 इर्रेशनल है और इधर वाला साइड जो है वो पूरा रैशनल है, आपको दिखाई दे रहा है p/q फॉर्म में है ना, न्यूमरेटर ऊपर और नीचे डिनोमिनेटर है, तो मतलब पक्की बात है कि रैशनल है।
तो ये नंबर क्या हो गया, रैशनल। ठीक है बेटे, इर्रेशनल और इर्रेशनल, मुझे बताओ क्या कभी भी इर्रेशनल बराबर रैशनल हो सकता है? नहीं भाई, कभी नहीं हो सकता। दिए गए सवाल में आप देख रहे हैं कि एक इर्रेशनल नंबर रैशनल नंबर के बराबर है, विच इज़ अ रॉन्ग स्टेटमेंट एंड दिस रॉन्ग स्टेटमेंट अकर्स ड्यू टू आवर रॉन्ग अजम्पशन दैट 3 + 2√5 इज़ अ रैशनल। यानी 3 + 2√5 इज़ नॉट अ रैशनल बट इट इज़ अ इर्रेशनल नंबर। बेटे क्लियर है क्या बात? ठीक है, जस्ट ऐसे सवालों में हमें करना क्या है, जो इर्रेशनल वाला है ना उसे अकेला कर लेना एक साइड में, और आप देखेंगे कि एक साइड पूरा रैशनल बन गया, एक साइड पूरा इरेशनल। और ये तो गलत बात है भाई, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो गलत हुआ क्यों? क्योंकि हमने अजम्पशन गलत करा, और अजम्पशन गलत क्या करा कि ये रैशनल है। यानी असल बात तो ये है कि 3 + 2√5 क्या है, 3 + 2√5 इज़ एन इरेशनल नंबर, यानी बेटे इरेशनल नंबर है। ठीक है, क्लियर हो गई बात क्या? ठीक है, चलिए। हाँ जी बेटे ध्यान दीजिए, रैशनल इज नॉट इक्वल टू इरेशनल, दिस अकर्स ड्यू टू आवर रॉन्ग अजम्पशन, देयरफॉर 3 + 2√5 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, इतना स्टेटमेंट लिख देंगे तो चलेगा। क्लियर है क्या? अगर पूरा बहुत अच्छे से लिखना चाहते हैं तो ऐसा लिखिए कि रैशनल नंबर कैन नेवर बी इक्वल टू इरेशनल, ठीक है, बट दिस रिजल्ट अकर्स ड्यू टू आवर रॉन्ग अजम्पशन दैट 3 + 2√5 इज अ रैशनल, देयरफॉर वी कंक्लूडेड दैट 3 + 2√5 इज एन इरेशनल नंबर। आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो बेटे इसी क्वेश्चन के साथ में आज का वन शॉट खत्म करते हैं। आपके सामने स्क्रीन पर रियल नंबर के मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू और एक साइड में आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू दिखाई दे रहे होंगे। दोनों वीडियोस को टैप करिए और एक एक करके देख लीजिए बेटे, एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।